तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है आदित्य और मैं एक टीचर हूं और स्वागत है आपका बिजनेस एनालिसिस में। आपने थंबनेल बहुत सही पढ़ा है। ये कौन सी ऐसी कंपनी है जो 300 करोड़ की वैल्यूएशन पर 40 करोड़ की डेट पे 300 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रही है, और वो भी शार्क टैंक पे, जहाँ पे इतनी वैल्यूएशन पे किसी कंपनी को फंडिंग मिल ही नहीं सकती, मिलती ही नहीं है। और कौन से ऐसे शार्क्स हैं जो उसको फंड कर दिए, उसको फंडिंग किस शार्क ने दे दी? क्या वो अपना पैसा डुबा दिए या फिर उन्होंने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है? तो जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, ये जो बिजनेस है इसका नाम है द बियर हाउस। ये एक क्लोथिंग ब्रांड है और क्लोथिंग ब्रांड में ये मेंस वियर बनाती है, वो भी उन एम्प्लॉयज़ के लिए, उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए ये क्लोथिंग बनाती है वर्क लाइफ के लिए। अब चूंकि इसका ऑडियंस, इसका जो कस्टमर है वो डेडिकेटेड है और एक अलग ही कैटेगरी का है, तो वो और अर्निंग भी उसकी अच्छी है, तो वो प्राइस पॉइंट पे ऐसे दे सकता है। तो इसकी जो प्राइस पॉइंट है, इनकी जो प्राइस पॉइंट है शर्ट्स की, टी शर्ट्स की, ट्राउजर्स की, ये शार्क्स को जब मालूम पड़ी तो बहुत ज़्यादा वो लोग डिसअपॉइंट हुए कि यार इस प्राइस पॉइंट पे कोई खरीदेगा। 1100 से 2000 तक की इनकी शर्ट और टी शर्ट्स की और ट्राउजर्स की प्राइसेस हैं। और टी शर्ट्स में 10% इनकी ऐसे टी शर्ट्स हैं जो स्ट्रीट पे मिल जाते हैं, जो स्ट्रीट वाले स्टाइल्स होते हैं कि मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, उस टाइप का। ये सभी स्ट्रीट वियर होते हैं, स्ट्रीट में मिल जाते हैं, रोड पे ऐसे दादर मार्केट, खान मार्केट, ये सभी मार्केट में मिल जाएंगे। वो भी 200, 300, 250 के अंदर मिल जाएंगे। तो कोई क्यों 1100 रुपये, 1300 रुपये देकर इनसे खरीदेगा, वो भी ऑनलाइन? सोचने वाली बात है। लेकिन इनका जो 80% सेल है वो ऑफिस वियर से आता है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए शर्ट्स बनती हैं, टी शर्ट्स बनती हैं, और जो नए डिज़ाइंस होते हैं जो इनके अपने हैं, उन डिज़ाइन से आता है। और हर मंथ ये 25 से 30 डिज़ाइंस लॉन्च करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनका डिपेंडेंस है अपने स्टाइल्स के ऊपर, और 10% इनका डिपेंडेंस है स्ट्रीट वियर के ऊपर। तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शार्क्स को यही चीज़ डिसअपॉइंट किया कि आखिर ये स्ट्रीट वियर में इतना ज़्यादा प्राइसिंग क्यों रखें, और बाकी ये सभी चीज़ें जो और मार्केट प्लेसेस पे मिल जाएंगी और भी कम रेट पे, ये इतने ज़्यादा रेट पे क्यों बेच रहे हैं? कौन देगा इनके लिए पैसे? तो सभी शार्क्स को लगा कि ये फेक टाइप। लेकिन जब वीवा के फाउंडर इनसे इनका सेल पूछे तो सभी लोग शॉक हो गए। 96.5 करोड़ का सेल है 2023-24 में। 96.5 का सेल है। इनकी 96.5 करोड़ की सेल पे ये एबिट्टा कमा रहे हैं 19.4% का। करीब करीब सपोज करो 20% का एबिट्टा कमा रहे हैं। अब ये एबिट्टा क्या होता है? तो एबिट्टा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इस ये सभी चीज़ें खर्चे निकालने से पहले जो प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट समझ लो एक तरह से, वो एबिट्टा कहलाता है। और इनका जो पैट है, PAT, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी ये सभी चीज़ें इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये सभी निकालने के बाद इनको शुद्ध बच रहा है 12 से 13% का मुनाफा। अब 12 से 13% का मुनाफा यानी 96 करोड़ के सेल के ऊपर 12 से 13% का मुनाफा, यानी ये करीब करीब 8-10 करोड़ के आसपास ये कमा रहे हैं प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट। अब
इनके ऊपर मेन चीज़ है कि ये लोन पे हैं, 40 करोड़ के कर्जे में हैं ये लोग। और 40 करोड़ के कर्जे में नहीं, सबसे बेकार चीज़ क्या है, अनसिक्योर्ड लोन, और वो भी 16 से 18% के इंटरेस्ट पे, जो कि मार्केट का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है। नॉर्मली कोई भी लोन मिल जाएगा मैक्सिमम 12% पे। तो अब यहाँ पे इनको यही चीज़ सबको शॉक कर दिया और अमन को लगा कि यार यहाँ पे कुछ फ्रॉड चल रहा है या फिर कुछ फेक नंबर्स ये बता रहे हैं। लेकिन थोड़े और डीप में जाने पे और अमन का जो रैशनल एनालिसिस था, थोड़ा डीप न जाना, थोड़ा और क्वेश्चन न पूछना, यही उनके लिए मात कर गया। अब जब इनके डीप नंबर्स में जाते हैं तो इनका जो इन्वेंट्री टर्न अराउंड है वो 90 दिन, यानी 90 दिन तक ये इन्वेंट्री होल्ड करते हैं, 90 दिन के बाद वो बिक जाती है। तो यानी 90 दिन यानी 3 महीने, एक साल में ये इन्वेंट्री को 4 बार टर्न अराउंड कर रहे हैं और 90 दिन में ये करीब करीब 40 करोड़ की इन्वेंट्री रखते हैं, यानी ये 120 करोड़ की सेल एक साल में कर देंगे। और इनका जो एनुअलाइज्ड रिवेन्यू रन रेट है, एनुअलाइज्ड रिवेन्यू रन रेट, ये 150 करोड़ है। अब ये 150 करोड़ एनुअलाइज रिवेन्यू रन रेट क्या है, एनुअलाइज कर दिए यानी उसको साल में गुना कर दिए। अब 150 करोड़ अगर एनुअलाइज है तो उसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 महीने होते हैं, उसको 12 से डिवाइड कर दो, यानी करीब करीब इनका जो 24-25 का प्रोजेक्टेड सेल था वो 11 करोड़, 11 से 12 करोड़ का था पर मंथ। और उसके हिसाब से अगर 12% का निकाल लें तो करीब करीब अगर 150 करोड़ इनका प्रोजेक्टेड सेल है तो 10% हुआ 15 करोड़ और 2% यानी 3 करोड़ और ऐड कर दो, 18 करोड़। 18 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट पैट बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट बचेगा। नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अब इनका जो सबसे बेटर चीज़ है, जो किसी को, अब कोई नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव में अलग लेके जाएगा और पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव में इसको थोड़ा और ज़्यादा फायदा देगा। मार्केटिंग स्पेंड है इनका 6% to 7%, 6 to 7% प्रॉफिट का इनका मार्केटिंग स्पेंड है। अब जब 6-7% यानी अगर 12-15 करोड़ अगर ये कमा रहे हैं नेट प्रॉफिट, उसका 6% यानी करीब करीब समझ लो कि 5% उसका हो गया 6 करोड़, सॉरी 60 लाख, यानी करीब करीब ये 1 करोड़ तक समझ लो ये अपना मार्केटिंग में स्पेंड करेंगे। इनका जो रिपीट रेट है 65% है, यानी जो कस्टमर आ रहा है, जो खरीदा एक बार, अगर 100 कस्टमर्स ने खरीदा तो उसमें से 65 कस्टमर्स वापस खरीद रहे हैं इनसे। अब ये क्या दर्शा रहा है, यानी इनका क्वालिटी अच्छा है, इनके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो अच्छी है। और ये सभी चीज़ें, ये सभी साक्ष्य नहीं समझ पाए। तो मैं पहले बता दूं कि इनको फंडिंग दी है नमिता थापर ने, जो कि वो फार्मा इंडस्ट्री से हैं। तो नमिता थापर ने इनको जो फंडिंग दी है वो 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, यानी 100 करोड़ की वैल्यूएशन। 300 करोड़ इन्होंने मांगी थी लेकिन 300 करोड़ नहीं मिली, 100 करोड़ की वैल्यूएशन ही मिली इनको। लेकिन साथ ही में उन्होंने 2 करोड़ और डेट दे दिया, यानी लोन दे दिया 10% के इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए। अब ये इन्होंने किया क्यों, और नमिता थापर ने मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अपना पैसा डुबाने के लिए इनको डाल दिया? तो देखो, मार्केटिंग स्पेंड अगर इनका 6 से 7% है और इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, 96 करोड़ की 23-24 में सेल हुई है, तो इसका मतलब जो भी कस्टमर, यानी जो भी कस्टमर इनसे खरीद रहा है वो या तो वर्ड ऑफ माउथ खरीद रहा है या फिर खुद के एक्सपीरियंस पे दोबारा रिपीट आकर खरीद रहा है। इनका कस्टमर छोड़ कर नहीं जा रहा है किसी भी रीज़न से, प्राइस के रीज़न से, क्वालिटी के रीज़न से, सर्विस के रीज़न से, कोई भी रीज़न से इनको छोड़ के नहीं जा रहा है। यानी इनकी सर्विस अच्छी है, प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, और हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये कंपनी भी अच्छी है।
अब देखो इनका जो कॉग्स है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 38% है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें सारी चीज़ें मटेरियल से लेकर सेलिंग एक्सपेंसेस तक लेके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से लेकर सभी चीज़ें आ जाती हैं, यानी 38% इनका कॉग्स है। और जो कैक है, कैक यानी CAC कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक कस्टमर को लाने के लिए इनको क्या लगाना पड़ रहा है, तो 780 रुपये इनके लग रहे हैं। अब देखो 780 रुपये लग रहे हैं यानी मार्केटिंग स्पेंड। अब मार्केटिंग स्पेंड जब खुद ही 6% 7% है, तो यानी इस 780 रुपये में मार्केटिंग स्पेंड का बहुत ही कम हिस्सा है। यानी ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ का है, तो क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट पे इनोवेशन, डिज़ाइन इनोवेशन, ये सभी चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। यानी कंपनी क्वालिटी पे फोकस कर रही है, न कि मार्केटिंग फालतू की करके उस पर स्पेंड करके क्वालिटी पे कंट्रोल कर रही है, क्वालिटी पे फोकस कर रही है, कस्टमर सर्विस पे फोकस कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस और इनोवेशन पे फोकस कर रही है। और जो इसके टारगेटेड कस्टमर हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके एक्सक्लूसिवली उनके लिए ये डिज़ाइन कर रही है। अब देखो कुछ और इंसाइट आपको मालूम पड़ेंगे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंसंट्रेटेड है। देखो जब इनका 17-18 यानी 2017-18 में जो इनकी सेल थी वो 2 करोड़ थी, जब ये इनका और इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2 करोड़ की सेल थी, और 18-19 में 4 करोड़ की सेल थी, यानी डबल हुई। 19-20 में 6.1 करोड़ की सेल थी, यानी 1.5 गुनी हुई। 20-21 चूंकि कोविड का टाइम था तो उसमें सेल कंसिस्टेंट रही, न गिरी न बढ़ी, 6.1 करोड़, यानी जो कस्टमर थे वो उतने के उतने रहे, किसी ने छोड़ के नहीं गए और किसी ने ऐड नहीं हुए, यानी जो कस्टमर थे वो लॉयल थे। 21-22 में 18 करोड़ की सेल, यानी ऑलमोस्ट 3%, सॉरी 300 गुने, ठीक है, 3x हो गई, 6-3-18। अब देखो 22-23 में जब इन ये मार्केटिंग करना स्टार्ट हुए, इतने साल, ये 4 साल, ये 5 साल की जो सेल है ये बिना मार्केटिंग के, विदाउट मार्केटिंग, ये जब मार्केटिंग स्टार्ट किए तो 54 करोड़ की सेल, मात्र 6% 7% के मार्केटिंग स्पेंड पे। 23-24 में 96.5 करोड़, एक ही बार में डबल। अब देखो इनका जो सेल है वो D2C है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर ये वाला फंडा नहीं चलाते, डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे ऐड हुए, फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड हुए, मिंत्रा पे लिस्टेड हुए, अजियो पे लिस्टेड हुए, अमेजोन पे लिस्टेड हुए, वहीं से सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर, D2C मॉडल है, ठीक है। तो इनका जो 86% है ये इनके मार्केट प्लेस से सेल आता है, और 14% जो है इनके खुद के वेबसाइट से आता है, यानी इनको अपना वेबसाइट अभी ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने वेबसाइट को भी उतना नहीं प्रमोट कर रहे हैं, फिर भी इनकी सेल अच्छी है 14%। भाई 100 करोड़ की अगर सेल हो रही है तो उसका 14% 14 करोड़ हुआ यार, ठीक है, और 86 करोड़ मार्केट प्लेसेस से हुआ। इनका जो हीरो प्रोडक्ट है वो फ्लैनल शर्ट, जो कि 40% का सेल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, और पोलो टी शर्ट्स, पोलो और टी शर्ट्स, जो पोलो ये जो मैंने पहना है ये पोलो टी शर्ट्स के डिज़ाइन में आता है, और जो टी शर्ट्स होती है नॉर्मली वो सभी 20% ऑफ सेल है, यानी सेल में उनकी कंट्रीब्यूशन 20% है, यानी 100 करोड़ की सेल हो रही है तो 20 करोड़ का माल टी शर्ट और पोलो में, पोलो वाला बिक रहा है, और जो फ्लैनल शर्ट्स हैं वो पीछे आप देख ही रहे हो, फ्लैनल शर्ट्स है ये 40 करोड़ की, अगर 100 करोड़ की सेल है तो 40 करोड़ की ये शर्ट्स बिक रही हैं। अब मेन चीज़ क्या है, जो नमिता थापर ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने पैसा डुबाया नहीं, मास्टर स्ट्रोक खेला है, किसी ने नहीं खेला। देखो ये बाउंस बैक किए, इनकी फैक्ट्री पहले बंद हो चुकी थी, ये जो दोनों फाउंडर्स हैं इनकी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, 40 करोड़ के ये कर्जे में थे, और इनके पिताजी का पैसा उसमें डूबा था, फिर भी इनकी जो फैक्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसको किसी मल्टीनेशनल कंपनी को बेचकर इन्होंने वो पैसे चुकाए हैं,
यानी ये पैसे डुबाते नहीं है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं कि हमको पैसे वापस करने हैं। तो इसलिए नमिता थापर ने इन पे एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। और देखो, इन्होंने सिर्फ 300 करोड़ की आस्क मांगी है। भाई 100 करोड़ की अगर कोई किसी की सेल है तो कम से कम तो मैक्सिमम 10 गुनी उसकी वैल्यूएशन हो जाती है, मैक्सिमम 10 गुनी उसकी वैल्यूएशन हो जाती है, यानी करीब 1000 करोड़ की कंपनी हो जाती है। और कम से कम 5 गुनी तो उसकी वैल्यूएशन होती ही है, यानी 500 करोड़ की वो कंपनी जरूर रहती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 3 गुनी ही आस्क मांगी और इनको उसी पे जितनी इनकी सेल है, यानी जो सेल बल्कि इनकी आगे 150 करोड़ की होने वाली और सिर्फ 100 करोड़ की, यानी अंडर वैल्यूड कंपनी, यानी बहुत ही अंडर वैल्यू पे नमिता थापर ने अपना पैसा लगाया। और ये अभी चाहे जब लगाए उसी टाइम अगर ये चाहे ना तो नेक्स्ट राउंड करके ये 100 करोड़ की फंडिंग पे, 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे 1 करोड़ की फंडिंग दी है। और अगर अभी चाहे तो ये अभी उसको 500 करोड़ या फिर 600 करोड़ की वैल्यूएशन पे इसको बेच सकती हैं, अपना स्टेक जो है वो आराम से बेच देंगी। तो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक क्या खेला है, जब ये 40 करोड़ के डेट में है और वो भी 18% का इंटरेस्ट चुका ले रहे हैं, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल है और इसी कारण से प्रॉफिटेबल है। अब जब प्रॉफिटेबल है तो भाई इनसे क्यों ना हम डेट कमा लें, इनसे क्यों ना हम इंटरेस्ट कमा लें। जब ये 40 करोड़ का डेट उसका इंटरेस्ट दे ही रहे हैं तो ये मेरा 2 करोड़ का भी तो डेट का इंटरेस्ट दे देंगे। कितना 20 लाख रुपया तो हुआ, आराम से इनसे कमा लेंगे। तो नमिता थापर ने मास्टर स्ट्रोक खेला। और यही सभी चीज़ें न फाउंडर की क्वालिटी इवेल्युएट किए लोग, बाकी सभी साक्ष न फाउंडर की क्वालिटी इवेल्युएट किए, न इनकी नंबर्स पे भरोसा किए। अरे भाई बाद में भी तो ड्यू डिलिजेंस कर सकते, कुछ भी अगर तुमको घपला लग रहा है। अगर सपोज करो ये 100 करोड़ की बता रहे हैं, 50 करोड़ की सेल है, 50 करोड़ की सेल है तो 5 गुनी भी तो वैल्यूएशन होगी, यानी 250 करोड़ की तो वैल्यूएशन इसको अभी है। तुम पैसे डाल तो सकते हो। और ये वैल्यूएशन की आस्क लेकर नहीं आए थे ये जो फाउंडर थे, ये सिर्फ मेंटोरशिप लेके आए थे कि हमको मेंटोरशिप चाहिए, हमको कनेक्शंस चाहिए, हमको ब्रांड बनानी, यानी जो ये 14% की सेल हमारे वेब से हो रही है, ये हमको अप्रॉक्स 50% और 40% और 80% करनी है, यानी इसको पलट देना है। हमको अपना खुद का ब्रांड बनाना है। ये ब्रांड बनाने के लिए आए थे। कोई बात नहीं, नमिता थापर भी अपना ब्रांड बना चुकी हैं, उनको भी एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो आराम से वो लोग कर लेंगे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखा, फाउंडर की क्वालिटी इवेलुएट किए, डेट की क्वालिटी इवेलुएट की, इन्वेंट्री टर्न अराउंड, ये बहुत सारी चीज़ें सीखे, ये भी इवेलुएट किए। और कैसे सोचा जाता है किसी भी रैशनल डिसीजन से न जाकर, ये भी हम लोग जाने कि थोड़ा डीप जाना चाहिए। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वैल्यू मिली हो और मज़ा भी आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब कर आगे आने वाली एनालिसिस, आगे आने वाले बिजनेस एनालिसिस को देखने का जर्नी स्टार्ट करो। ठीक है।